नमस्ते क्लास। हाय, दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है विद चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 11वां चैप्टर। इससे पहले 10 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, जाओ और देख सकते हो, ठीक है, और हमें सपोर्ट कर सकते हो। सही है। अब इस चैप्टर में बेसिकली 2 चैप्टर बचे हैं, बैक टू बैक वो दोनों हो जाने हैं। तो हमारा जो बेसिक हमने हैंडमेड नोट्स बना के जो कोशिश करी थी एक, उसका काम पूरा हो जाएगा। तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है इसको जानते हैं, फालतू बकवास करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। उससे पहले हमें इस सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो, डेफिनेशन बहुत सारी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेफिनेशंस बहुत हैं, पर मुद्दा ये है कि उस डेफिनेशन को याद करना तो ऐसा लगता है कि भाई यार चैलेंज की दिक्कत है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। इन शॉर्ट बहुत सिंपल सी भाषा है कि जो विदेशी करेंसी हैं, जितनी भी इंडिया की करेंसी को छोड़कर जितनी भी दुनिया की करेंसी हैं फॉरेन करेंसी, वही आपका क्या कहलाता है? इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है बॉस, ठीक है। जब आपको ये वाली बात पता चल गई तब आप इसमें डेफिनेशन को ऐड कर सकते हो। तो क्या कहता है कि रेफर्स टू ऑल करेंसीज, सभी करेंसीज की बात कर रहा है, जैसे कि डॉलर है, यूरो है, दिनार है, कुछ भी हो सकता है, अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, जैसे कि रुपया फॉर अ गिवन कंट्री से इंडिया। अब मान के चलो आप इंडिया में रहते हो, तो गिवन कंट्री कौन सी होगी? इंडिया। आप इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी रुपया को छोड़ दो, उसके अलावा दुनिया में जितनी भी करेंसी हैं सारी की सारी क्या है? हमारी फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि फॉरेन करेंसी है। डील। तो ये बात हुई खाली भाई जी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद वो क्या कर रहा है आपसे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब जो चैप्टर का नाम है बेसिकली। अब मैं इसके बारे में अगर बता दूं तो वो ये कहता है कि भाई ये बताओ, 1 रुपये के बदले में कितना डॉलर मिलेगा, या 1 रुपये के बदले में कितना दिनार मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जिस रेट में बदलते हैं वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी, देखो ये किस रेट की बात कर रहा है? ये उस रेट की बात कर रहा है एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर, जिससे आप अपनी एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में बदल सको। उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट जनरली कहा जाता है। या फिर भैया ऐसे पढ़ लो, इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। यानी कि किसी भी एक करेंसी की क्या कीमत है किसी दूसरी करेंसी के सामने, भाई उसी को ना फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब जैसे बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये मैंने जब नोट्स लिखे थे उस टाइम के हिसाब के डॉलर ले रखा है, ठीक है। तो कहता भाई 1 रुपया ना कितने डॉलर के बराबर है? तो आपने क्या कर दिया, 1 रुपये को डॉलर के बराबर निकालने के चक्कर में 1 से डिवाइड कर दिया। उस टाइम के डॉलर कीमत को तकरीबन आप मोटा मोटा 80 ले लो, तो आपको एक इस तरह का अमाउंट मिल जाएगा। देख लो भाई कितना कम है, ठीक है। तो ये जो आया एज पर द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ डॉलर, उस टाइम जो डॉलर की वैल्यू, तो डॉलर की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो रेट आया कि 1 रुपया इतने डॉलर के बराबर है, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। गॉट इट? नेक्स्ट, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें सबसे पहला कौन सा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है पैक्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। दूसरा है फिर इनका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर फ्री एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको आप डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी यहाँ पे जानते हो, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब ये जो टाइप्स हैं बेसिकली इनसे बनते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। जैसे कि सबसे पहले वो उसको 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसी के हिसाब से भी पढ़ लेगा। तो हमें सबसे पहले जो जानना है एज पर नोट्स, वो ये जानना है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है भाई, ठीक है। इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है? तो डिफरेंस बेसिकली 3 से 4 नंबर का पूछ जाता है, लेकिन हमने पॉइंट्स कितने लिए? 1, 2, 3, 4 और 5। भाई 5 पॉइंट्स ले लिए, 5 पॉइंट्स में आराम से 3-4 नंबर छोड़ो। मैं कह रहा हूँ लोग 3 नंबर के पॉइंट्स में 3 नंबर ले लेते हैं, आप तो फिर भी कैडी बातचीत कर रहे हो 5 पॉइंट्स लिख के। तो सबसे पहला कि आप इसको डिटरमाइन कैसे करते हो, यानी कि आप इसको मेजर कैसे करते हो। एक सिंपल सी बात बोलूँ तो कहता है कि इट इज़ फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ गोल्ड। ओहो, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आप गोल्ड में फिक्स करते हो या फिर और एनी अदर करेंसी या फिर किसी अनदर करेंसी में करते हो। वो करता कौन है भाई? गवर्नमेंट। ये काम किसके हाथ का होता है? बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ का। तो ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसको बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जिस भी देश के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम काम करता है, वहाँ का जो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है बेसिकली उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी गवर्नमेंट कर रही है। डील।
दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि उसको कौन कंट्रोल करता है या फिर इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो कहता है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाई मार्केट फोर्स। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर ये मार्केट फोर्स क्या है। सर मार्केट फोर्स का मतलब ये होता है कि आपकी करेंसी की मार्केट में कितनी डिमांड है और उस डिमांड के रेस्पेक्ट में कितनी सप्लाई है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली मार्केट फोर्स। जैसे भाई अब आप मार्केट में अपना कुछ सामान लेके जाओ, अगर सामान की बहुत डिमांड है तो स्वाभाविक तौर पे आप उसकी कीमत बढ़ा दोगे, क्या यार इसका खरीदने वाले बहुत लोग हैं, है ना। और अगर आपके सामान की मार्केट में डिमांड ज़्यादा नहीं है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, आप होते हो डिमोटिवेट और भाई आपको मतलब ऐसे केस में अपने जो कीमत है, जो सामान की जो कीमत है वो गिरानी पड़ती है कि यार थोड़ा कम में निकल जाए लेकिन बिक जाए। तो मार्केट फोर्स बताता फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सेक्टर जो बेसिकली गवर्नमेंट का तो उसमें को कंट्रोल है नहीं, वो बेसिकली पूरा प्राइवेट सेक्टर ही देखता है। मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आप मार्केट में जाओ, आपकी करेंसी की डिमांड और सप्लाई बताएगी कि आपकी क्या कीमत है, उसको कहते हैं मार्केट फोर्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो इसको कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, किसको, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को। और भाई यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, इन्होंने मार्केट पे छोड़ रखा है, यानी कि बेसिकली मार्केट का यहाँ सिंपल सा शब्द हो जाता है प्राइवेट फेस में, कि प्राइवेटली है भाई, डिमांड सप्लाई बताएगी कि आपकी क्या कीमत है, ठीक है, हमारा कोई रोल नहीं इसमें। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करता हूँ तो जब गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करती है, उसको कंट्रोल करती है गोल्ड की टर्म में या फिर किसी अदर करेंसी की टर्म में, तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देख रहे हो, इनको बहुत बड़े पैमाने पे काफ़ी बड़ा इस जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इनको रखना पड़ता है, ठीक है, टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट, जिससे ही अपना एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सके, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरने ना दे, बहुत ज़्यादा उठने ना दे, मेंटेन कर सके बेसिकली। और वो ये कहते हैं देयर इज़ नो नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन मार्केट फोर्स, यानी कि ऑब्वियसली बात हो कहता है मार्केट फोर्स भी छोड़ दो कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन मार्केट। भाई इनको कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल वालों को कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं चाहिए। रीज़न यही है कि भाई मार्केट के ऊपर टिका रखा, हमें तो जरूरत ही नहीं है, मार्केट के हिसाब से जो कीमत होगी देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की अगर बात करते हैं तो अगर मान के चलो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की कीमत इंक्रीज हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी कौन सा, सपोज करो आपके रुपया की कीमत इंक्रीज हो रही है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो उनको एक नाम से जाना जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन, ठीक है। और अगर वही डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में बढ़ती है तो उसको बोला जाता है बेसिकली एप्रिसिएशन। और इन दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं 3 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो कहता व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बढ़ा देती है, ठीक है, मतलब किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट, मैं ऐसे शब्द लिख दे रहा हूँ, अगेंस्ट ऑल फॉरेन करेंसी, ध्यान रखना, अगेंस्ट ऑल फॉरेन करेंसी, ठीक है। और एप्रिसिएशन में क्या होता है, इंक्रीज इन डोमेस्टिक वैल्यू इन टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी, यानी कि जब आप सिर्फ अगेंस्ट, अगर मैं अगेंस्ट की बात करता हूँ तो अगेंस्ट वन करेंसी, ये बहुत गहरी बात बता दी मैंने आपको। रिवैल्यूएशन के टाइम पे आपकी डोमेस्टिक वैल्यू की, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो गवर्नमेंट इंक्रीज करती है दुनिया की सभी करेंसीज के सामने, ठीक है, लेकिन एप्रिसिएशन के टाइम पे आप किसी एक करेंसी के सामने अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, अभी आगे इसको पढ़ाया जाएगा। और अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो उसका नाम होता है डिवैल्यूएशन, ठीक है। इसकी भी सेम सिचुएशन है कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो कमज़ोर हो जाती है दुनिया की सभी करेंसीज के सामने, और ये गवर्नमेंट खुद करती है। और डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में आप किसी एक करेंसी के सामने कमज़ोर पड़ जाते हो, ठीक है। तो भाई ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये आपका 3 नंबर से 4 नंबर के रेस्पेक्ट में काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। ये डिफरेंसेस 3-3 नंबर में डिस्कस हो चुके हैं और ये अभी हम आगे जस्ट पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं। तो जैसे इसमें एक शब्द लिखा हुआ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, अक्सर ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कहता है इफ़ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द गोल्ड, सिल्वर या अदर मेटल और एनी अदर करेंसी, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। यानी कि आप अपने डोमेस्टिक करेंसी को टाइप करते हो, गोल्ड में कर लिया, सिल्वर में कर लिया, किसी और प्रीशियस मेटल में कर लिया, किसी अदर करेंसी में कर लिया, ऐसी चीज़ों में। फिर एक शब्द होता है पैक्ड। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। आप फिक्स्ड को क्या नाम दे रहे थे, आप फिक्स्ड को क्या नाम दे रहे थे, पैक्ड। और इसको क्या नाम दे रहे थे, देखो दिखा दे रहा हूँ भाई, देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। आप फिक्स्ड का दूसरा नाम ले रहे थे पैक्ड,
फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम ले रहे फ्लोटिंग या फ्री एक्सचेंज रेट, और मैनेज फ्लोटिंग जो भी हम पढ़ने वाले वो आपका क्या कहलाएगा, डेटिव फ्लोटिंग। तो इनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, आप उनसे भी इनकी पहचान जनरली करा सकते हो। पैगिंग की बात करते हैं तो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ करेंसी इज टाइप टू द अनदर करेंसी। जब आप अपनी करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को किसी अनदर करेंसी के रेस्पेक्ट में टाइप करते हो तो उसको पैगिंग बोलते हैं। पैरिटी वैल्यू की बात करें तो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड और सम अदर करेंसी। देखो मिलते जुलते शब्द हैं ऑलमोस्ट, इनका ऐसा भी लगता है कि बिल्कुल एक जैसे, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर मिलेगा, थोड़े थोड़े कॉमन मिल जाते हैं, ठीक है। तो बस जस्ट की एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो उसलिए बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे पास होने के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन ना एक तरह की मैं कह रहा हूँ भाई दवाई है, ठीक है, कि सर मरने वाले हैं, पेपर आ रहे हैं, नई सांस ली जा रही, भाई इस दवाई को खा लो काम बन जाएगा, 3 नंबर भक्के मिलेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन हमें पढ़ाया जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, और एप्रिसिएशन हमें पढ़ाया जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो अभी हमने पढ़ा था, इसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, इसको कंट्रोल करता है मार्केट फोर्स। तो दो चीज़ तो ये बहुत सिंपल है, जो आप बहुत जस्ट अभी आपने पढ़ी थी जब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल आपने पढ़ा था। अब इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। रेफर्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रिवैल्यूएशन के टाइम पे भी डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, और एप्रिसिएशन के टाइम पे भी डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस इंक्रीज होते हैं। शर्त क्या है, इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज। यहाँ पे क्या होता है, इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, एक फॉरेन करेंसी के सामने जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो एप्रिसिएशन, सभी के सामने इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन, और ये चीज़ आपको पता ही है। दैट्स इट, 3 नंबर पक्के। और भाई ये मनगढ़ंत नहीं है, वहाँ का सब ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो सेम देख लो भाई, डिवैल्यूएशन फिक्स्ड में, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल में, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ये तो सबको सेम ही है। बस यहाँ क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन में डिक्रीज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज। तो डिवैल्यूएशन में डिक्रीज होती है वैल्यू, और डेप्रिसिएशन में डिक्रीज होती है किसी एक करेंसी के सामने। तो बहुत बेसिक डिफरेंस है, किसी अगर आपको एक ने याद कर लिया, आपने किसी एक को याद कर लिया, ठीक है, तो भैया आपका काम बन जाएगा मस्त, आपको 3 नंबर यहाँ भागे भागे मिल जाते हैं। अक्सर कभी कभी वो ऐसी चीज़ें भी डिस्कस कर लेता है कि भैया क्या फ़र्क पड़ता है डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे इकोनॉमी में। जब आपका डेप्रिसिएशन होता है तो आपकी करेंसी कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि विदेशी आपके यहाँ सामान खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से सस्ता सामान मिल रहा है कि भाई इनका तो रुपया कमज़ोर हो गया, इनसे खरीद लेते हैं और हमें भाई कम दाम में ज़्यादा सामान मिल जाएगा, तो आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज आपका कम हो जाता है, इम्पोर्ट जो है आपका, देखो एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, इम्पोर्ट डिक्रीज होता है। इम्पोर्ट डिक्रीज इसलिए होता है कि अगर आप विदेशों से माल खरीदते हो, जहाँ जिनके सामने आप कमज़ोर पड़े हो, वो आपको महंगी चीज़ लगेगी, और महंगी चीज़ कौन खरीदता है, कम खरीदते हैं लोग, इसलिए इम्पोर्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल की जब आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इम्पोर्ट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें ध्यान रखना आपकी नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है, ठीक है। और एक छोटा सा कंपैरिजन कि जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है उसकी वैल्यू, और जो फॉरेन सी करेंसी एप्रिशिएट होती है उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, यानी कि जितने से आप घटे उतने से सामने वाला बढ़ गया। और भाई अगर एप्रिसिएशन के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ एक्सपोर्ट होगा डिक्रीज, इम्पोर्ट होगा इंक्रीज, और नेशनल इनकम होगी डिक्रीज। और यहाँ क्या होगा कि जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिसिएशन की या फिर फॉरेन करेंसी के डेप्रिसिएशन की, वो दोनों क्या रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है। ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस था। अब इसका जो जस्ट नेक्स्ट फेस है वो है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, बेसिकली जो 1870 से लेकर 1914 तक चला था। आप एक तो उसकी डेट याद रखो, ये 1 नंबर लैब कोई बुरी नहीं। 1870 से लेकर 1914 तक एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसीज वर मेंटेन बाय द फिक्स देयर प्राइस इन टर्म ऑफ गोल्ड। जब आप अपनी एक्सटर्नल वैल्यूज़ को, मतलब जब आप जितनी फॉरेन करेंसीज है वो सब अपने वो किस में मेंटेन किया करती थी, गोल्ड के रेस्पेक्ट में, कि आपके पास कितना गोल्ड है, देख रहे हो आप। बल्कि इस टाइम तो हम लोग एक कॉलोनी थे, इस टाइम पीरियड में तो अंग्रेजी चढ़ रहे थे हमारी छाती पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा फेस याद रख सकते हो ब्रिटेन वुड। अब ब्रिटेन वुड की डेट क्या, बेसिकली 1944 से लेके 1971 तक, 1971 तक, 1971 तक। अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज वर पैक्ड और रिलेटेड टू द US डॉलर। इन हराम को, इन कंजड़ों को, इनका देखो, इन्हें बनाओ पहले सुपर पावर, ठीक है, दुनिया को लूट लूट के खा रहे हैं दूसरे। एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड है वो, उसमें क्या होता है कि आप अपनी करेंसी को टाइप करते हो US डॉलर के अंदर, और वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। और फिक्स का बेसिकली मतलब क्या आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट घुस जाती है, ठीक है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह दुनिया बर्बाद हो रही थी, ये लोग पैसे वाले हो गए थे। और एक बात और ध्यान रखना, इसको आप एडजस्टेबल पैक सिस्टम के नाम से भी जानते हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें ना घुमा देती हैं।
थर्ड वन क्या है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ये भारत में चलता है बॉस, ये चलता है भारत में। और इसमें होता क्या, मैं आपको पहले बहुत मोटा मोटा बता दूँ। रुपये को पहले मार्केट में छोड़ दिया जाता है कि ब्रो जा मार्केट में जा, मार्केट में तेरी क्या डिमांड है, क्या तेरी कीमत है, वो होगा पहले हम तो देखें कि तेरे को मार्केट में कौन कितना पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आपके रुपये को मार्केट में छोड़ा जाता है और भैया उस हिसाब से उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई है, या उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या प्राइसेस है, ये मार्केट में देख के समझ में आ जाता है। लेकिन आरबीआई ने सर पे बैठा था, ऊपर बैठा था आरबीआई कि देख भाई, अगर तो इससे नीचे गिरा तो मैं आ जाऊँगा, इससे ऊपर चढ़ा तो मैं आ जाऊँगा। यानी कि एक लिमिट फिक्स होती है आरबीआई के द्वारा, और अगर वो उस लिमिट में रहता है तो भाई आप मार्केट फोर्स के हिसाब से काम करते हो, और अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो मार्केट फोर्स के बाद आरबीआई उसका कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है बेसिकली डर्टी फ्लोटिंग। ये मिक्सचर है किस का, फिक्स्ड का और फ्लैक्सीबल का। तो पहले आप फ्लैक्सीबल फेस में छोड़ते हो, फिर आप फिक्स फेस में उसको लपेट लेते हो। तो रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। चेक करो भाई, मार्केट फोर्स के हिसाब से आप पहले उसको डिटरमाइन करते हो। एंड सेंट्रल बैंक, उसके बाद कौन कंट्रोल करता है उसको, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपके रुपये को पहले मार्केट फोर्स के दम पे छोड़ा जाता है, उसके बाद किसके सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है। वही मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इट इज़ अ मिक्सचर, किस का मिक्सचर है, फिक्स्ड का और किसका, फ्लैक्सीबल का। भाई मार्केट फोर्स फ्लैक्सीबल से पैदा हुआ है और जो सेंट्रल बैंक का काम है वो गवर्नमेंट जैसा कर देती है। तो ये दोनों का मिक्सचर है। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक ये क्या कहते हैं, इंटरवेंसेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड सर्टेन मिनिमम और द मैक्सिमम लिमिट। देख रहे हो आप, वो एक लिमिट रख देती है। अगर आप लिमिट से पार जा रहे हो तो आरबीआई बीच में आएगा, वरना भाई आरबीआई बीच में नहीं आएगा। फॉर द सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज टू इंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट सिस्टम विद इन द टारगेटेड वैल्यू। अब आप ये वाली बात तो वही है, फॉर दिस सेंट्रल बैंक को ना अच्छा खासा रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जब ये लिमिट सेट करते हैं तो भाई उस टाइम ना इनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की नीड होती है। तो रिजर्व बैंक भी हमारा अच्छा खासा अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अप्रॉक्स $550 बिलियन, बिलियन में है भाई, बिलियन में, ठीक है, डॉलर, इससे प्लस ही होगा आज के दिन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। ये बात आती है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन यहाँ बना सकते हो आप, जो आपसे बेसिक पूछा जा सकता है कि कब आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो। अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करते हो, तो जब आपको परचेज करनी होती है एसेट्स विदेशी करेंसी, विदेशी कंट्रीज से, तब आपको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। आपने जो इंटरनेशनली लोन ले रखे हैं, अगर आप उसको रीपेमेंट करनी है तब आपको क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है बेसिकली, ठीक है। जब आप गुड्स और सर्विसेज विदेशों से खरीदते हो, इंपोर्ट करते हो, तब आप उसकी आवश्यकता पड़ती है। आप किसी विदेश में घूमने जाते हो, टूरिज्म के लिए जाते हो, तब आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि सस्ते दामों पे ये लोग क्या कर लेते हैं ना, करेंसी इसको, विदेशी करेंसीज को खरीद लेते हैं, और जब उनकी कीमत बढ़ जाती है उसको मार्केट में वापस से बेच के मुनाफा कमा लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप इसका डायग्राम देखो, डायग्राम मेरा डिमांड कर जो बेसिकली इसका, भाई उसने कहा था कि जब आप इतना, ये रेट है आपका और ये आपकी डिमांड है, जैसे ही आपका रेट बढ़ जाएगा डिमांड आपकी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, खुद सोचो। अब डॉलर मान के चलो, अब एक छोटी सी बात करते हैं, ये रेट हो गया 80, डॉलर का रेट क्या हो गया 80, और आप इस पर $100 खरीदते हो, ये हो गया आपके तकरीबन 8,000 रुपये, ठीक है। तो 8,000 में आपने $100 खरीद लिए। अब वो बढ़ के हो जाए 81, अब आप नहीं खरीद सकते। अब आप भाई 8,000 में $100 नहीं खरीद सकते, आपकी मजबूरी हो जाएगी थोड़ा कम होने में। मान रहे हो नहीं मान रहे, ठीक है। तो भाई वो ये कहता है कि जैसे ही रेट बढ़ता है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ही डॉलर महंगा हुआ लोग उसको कम खरीदेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर कब डिमांड करते हैं डॉलर की या विदेशी करेंसी की, जब वो मार्केट में सस्ती बिक रही हो, ठीक है। जब अपना रुपया स्ट्रांग होता है तब उसको खरीद लेते हैं, ठीक है, और बाद में उसकी कीमत बढ़ते ही मार्केट में उसको बेच देते हैं। तो इस तरीके से बनता है आपका क्या, डिमांड कर्व एक फॉरेन एक्सचेंज का। अब बात करते हैं कि सप्लाई कब बढ़ती है, मेरी बात सुन लो। सप्लाई आपके पास तब आती है जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जब आप विदेशियों को माल बेचते हो तो विदेशी करेंसी आपके पास आती है। जब विदेशी इन्वेस्ट इंडिया में करने आते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाती है। जब आप लोन वगैरह लेते हो विदेशियों से, तब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाती है। अगर कोई आपको ग्रांट कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, तो आपके पास बढ़ जाती है। कोई आपके देश में घूमने आ रहा है, टूरिज्म कर रहा है,
तो आपके इंडो में इसकी क्या कहते हैं सप्लाई बढ़ जाती है। और ऐसे बहुत सारे रीज़न जनरली यहाँ पे हो सकते हैं। अब सप्लाई की बात करते हैं तो क्या होता है, वो आप खुद सोचो। और जैसे ही आपने इस रेट पे इतनी डिमांड करी, ये डिमांड वाली बात थी, यानी कि आप इस रेट पे इतनी सप्लाई कर रहे थे, जैसे ही विदेशी करेंसी के रेट बढ़ेंगे सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग भी मार्केट में निकल आते हैं सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में जिन्होंने इसको मंदे में खरीद रखा था। तो किसी भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड अक्सर तब होती है जब उसकी कीमत कम हो। और सप्लाई कब बढ़ जाती है? जब उसकी कीमत ज़्यादा हो। तो ज़्यादा कीमत पे ज़्यादा सप्लाई, कम कीमत पे कम सप्लाई। गॉट इट? इस तरीके से बात आते हैं। देन वो आपको क्या पढ़ाएगा? चेंज इन एक्सचेंज रेट, यानी कि चेंज इन डिमांड। कब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड चेंज होती है, कब वो बढ़ जाती है और कब वो घट जाती है। तो भाई वैसे मैंने बेसिकली बता दिया, बात करेंगे अभी, ठीक है। तो भैया कहता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स दैट द डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिशिएटेड एंड डिमांड कर्व विल शिफ्टेड टुवर्ड राइटवर्ड। आप इसको एक नंबर के तौर पे बड़े तरीके से याद रख सकते हो कि भैया जैसे ही आपका इंडियन रुपया स्ट्रांग हुआ, यानी कि डॉलर की कीमत गिरी, लोग उसको फट से खरीद लेते हैं। आप सोचो ना, मैं कह रहा हूँ आप कह दो कि जो भैया $1 बराबर है 80 रुपये, और इसकी कीमत गिर के 80 से हो गए 78, तो आपका रुपया क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया, आप एप्रिशिएट हो गए। लोग फट से डॉलर खरीद लेंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। यही तो जुआ है, यही तो बता रहा हूँ मैं जब से। और वो उसको डिक्रीज़ कब होती है, उसकी डिमांड कब घट जाती है? जब उनको ये लगता है कि भाई यार ये तो 80 से 82 हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, क्यों खरीदोगे महंगा? बुद्धि थोड़ी ख़राब है हमारी। अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक करेंसी मीन्स दैट जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो कब डिमांड इंक्रीज होती है? जब करेंसी एप्रिशिएट होती है। कब डिमांड डिक्रीज होती है? जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, अच्छा ये बात तो ध्यान रख लो, हिला मत भाई। इस केस में कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कुछ बढ़ रहा है, इस केस में कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कुछ घट रहा है। और इकोनॉमिक्स का रूल है, जब राइट में या ऊपर की तरफ कुछ जा रहा है तो कुछ बढ़ रहा होगा, और नीचे या डाउन की तरफ कुछ आ रहा है तो कुछ घट रहा होगा। ठीक है, बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की। जस्ट उल्टा मेरे भाई, ठीक है। आपकी सप्लाई कब बढ़ेगी? अब आप खुद सोचो, आपकी सप्लाई जनरली आप कब बढ़ाओगे? मैंने शायद उल्टा लिख दिया, ये एप्रिशिएट डेप्रिशिएट नहीं होगा, ये डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सप्लाई जनरली कब बढ़ती है? अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स दैट द डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट। ठीक है, क्या होगी? डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि भाई इंक्रीज इन डिमांड पे भी एप्रिशिएट हो रही है, तो ये चीज़ तो गलत होगी ना। चेक करते हैं इसको। सर आप इसका वही रहेगा, आप खुद सोचो। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया सप्लाई कब बढ़ाओगे? सप्लाई तो लोग तब बढ़ा देंगे जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? इसको काट दो खाली, डेप्रिशिएटेड, और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्रिशिएटेड। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर मान के चलो मैं सट्टा लगा रहा हूँ, आप खुद सोचो मैं सट्टा लगा रहा हूँ और मुझे पता चला कि मैंने भाई 78 का खरीदा था डॉलर को, सही है, जब उसके दाम कम थे। लेकिन जैसे ही डॉलर 78 से 81 पहुँचा, यानी कि जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो, मैंने फट डॉलर मार्केट में बेच दिया। और जब मार्केट आप फट से डॉलर में बेचोगे तो मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा कीमत पर डिमांड कम होगी लेकिन सप्लाई उसकी जनरली बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में जब डॉलर 78 से 81 हुआ तो हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, तो डेप्रिशिएट रहेगा। और डिक्रीज इन सप्लाई वाले केस में क्या हो जाएगा? जस्ट इसको उल्टा एप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये कह सकते हो कि इंक्रीज इन सप्लाई में फॉरेन एक्सचेंज एप्रिशिएट हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट। और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा कि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देन इसका लास्ट पॉइंट कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। सबसे पहली बात, मार्केट कोई प्लेस नहीं है, हर वो जगह मार्केट है जहाँ पे आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, यानी कि ट्रेड कर सकते हो। आपका एक मतलब आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक, एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर परचेज और सोल्ड। एक ऐसी जगह को कहते हैं, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हो मार्केट, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जब विदेशी करेंसी खरीद भी सकते हो और आप क्या कर सकते हो? बेच भी सकते हो।
ठीक है, तो ये कोई टफ चीज़ तो है नहीं। इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये आपको ट्रांसफ़र फंक्शन प्रोवाइड कराता है। इट ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्विंग इन द ट्रांजैक्शंस। कितनी सिंपल सी बात है। एक ऐसी मार्केट जहाँ आप विदेशी करेंसी बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हैं, साथ के साथ ये भैया आपके हाथ में परचेजिंग पावर दे देता है जो दो कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देती है। एक सिंपल सी डील है। क्रेडिट फंक्शंस, भाई इट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द फॉरेन ट्रेड। अगर आप विदेशों से व्यापार करते हो तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जैसी सुविधाएं आपको वहाँ पे मिलती हैं इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कि भाई अभी नहीं है, बाद में ले लियो। सबसे पहले तो आप एक दूसरे से सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो परचेजिंग पावर आपके हाथ में आ गई, परचेजिंग पावर, सेलिंग पावर आपके हाथ में आ गई, सामने वाला उसका मालिकाना हक आपको देने को तैयार है। और क्रेडिट फंक्शन में क्या हो जाएगा कि अगर आप थोड़ा बहुत उधार भी करना चाहते हो तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ जनरली मिल जाएगी। एक शब्द यहाँ पे होता है हैगिंग फंक्शन। हैगिंग हगने वाला नहीं है। When exporter and importer enter into an agreement to sell and buy goods on some future date, बात करो यही है फ्यूचर डेट, यानी कि फ्यूचर डेट एट द करंट प्राइस एंड एक्सचेंज रेट। मतलब क्या इस बात का हैगिंग फंक्शन का ही मतलब है, मान के चलो कि आज के दिन, आज आपने जो भी डेट है आपकी, ठीक है, सपोज करता हूँ मैं कहता हूँ कि भैया आपने 1 अप्रैल 2022 की मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल 2022 को आपने किसी सामने वाले बंदे से बात करी कि भाई मैं इधर से ना खरीद लूँगा, लेकिन ध्यान रखियो मैं एक एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, दोनों केसेस में लागू होती है कि भाई मैं ना तुझसे 1 हफ्ते बाद सामान खरीदूंगा, लेकिन दाम वही रहेंगे जो आज के दिन। वो क्या कह रहा है कि फ्यूचर डेट पे खरीदेंगे लेकिन करंट प्राइस जो अभी आज के दिन के प्राइस हैं उस पर खरीदेंगे या बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें हो सकता है किसी एक को बहुत ज़्यादा फायदा और हो सकता है किसी एक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहें कि कोई बात नहीं यार, जो उस दिन था लगभग सेम सही है, कोई खास तो फर्क आया नहीं, ठीक है। ये हैगिंग फंक्शन के अंदर आता है जिसमें आप फ्यूचर डेट में कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के दम पे, लेकिन डेट उस पर आज की डली होगी प्रेजेंट की, ठीक है। उसके बाद बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ना 2 प्रकार है। एक तो स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या कहता है, एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे इमीडिएटली, ये कहता है कि रेफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसिट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। वो एक, अब स्पॉट मार्केट एक ऐसी जगह है भैया जहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो इमीडिएटली पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्यूचर का कोई भी चक्कर नहीं है। और अगर आपको फॉरवर्ड मार्केट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप हैगिंग फंक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हो। रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल ऑन द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे। बात तो वही है हैगिंग फंक्शन वाली। तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ये पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मतलब फ्यूचर में भी उनका लेन देन जनरली कर सकते हो। वो एक भले अलग बात है कि प्रेजेंट वाले दिन आपका जो सामान का डिस्कशन था वो हो गया, मतलब बातचीत आज डिसाइड हो जाएंगी लेकिन जो कंडीशन है वो फ्यूचर में हो सकती है। तो भैया ये है आपके फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, दैट्स इट, चैप्टर 10 है आपका। लेकिन मैं इसमें आपको बता दूँ कि ये चैप्टर अक्सर क्या करता है कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन कभी कभी वो इसमें से ना थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लेता। यहाँ पे घुमाने का मतलब मैं आपको किस तरीके बताऊँ, घुमाने का यहाँ पे ये मतलब है कि भाई वो ना थोड़ा सा ना उसमें टेक्निकल क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने चैप्टर के एंड में, जो आपका चैप्टर का एंड है, ठीक है, वहाँ जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत तरीके से कर सकते हो। एंड दिस इज इट, थैंक यू सो मच।